नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 23 सितंबर को होगा और जो डेट है उसी टाइम पे ही होगा। बहुत से लोग कंफ्यूज थे और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मेंस की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, और मैं खुद भी बताऊंगा कि आपको नंबर किस बेस पे मिलेगा। जैसा आप सोच रहे हो कि सिर्फ ट्रेडिशनल पॉइंट या जेनरिक पॉइंट ऐसा लिखने से अगर आपको नंबर मिल जाएगा तो मुश्किल है, ठीक है। तो फिलहाल जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ अच्छी लगे उससे नोट्स भी कर लीजिएगा, काम आएगा आपको। उसके बाद में पूरी चीज़ें आपको विद एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बता तो देते हैं बट करना कैसे ये नहीं पता होता, ठीक है। आपको वेपन तो दे दिया बट वेपन का यूज़ भी तो सिखाना चाहिए ना, कि आप कर सको उस चीज़ को, वरना करोगे कैसे। तो ओवरऑल क्या है कि फ़िलहाल मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या चीज़। ये एक तरह की रेसिपी है, आप समझो। और बस वही रेसिपी आप तैयार कर दोगे, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और पूरा खेल मीन्स का है। ओवरऑल वैसे ये जो स्ट्रैटेजी है या जो लेखन शैली मैंने बताई है किस तरह से लिखना चाहिए, वो सभी के लिए, लेकिन फिर भी हर एक सब्जेक्ट का कुछ अलग अलग जो है स्पेशल फीचर्स होता है। जैसे एस्से में लिखने की एक अलग कला होनी चाहिए। सामान्य हिंदी में जहाँ कुछ आ रहा है, गाद्यांश आपका भावार्थ आ रहा है, संक्षेपण हो रहा है, वो थोड़ा अलग होना चाहिए। GS4 का अलग है, GS3 का अलग है, लेकिन ओवरऑल ये मूल तत्व है। उसके बाद जो और चीज़ें हैं वो आप डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले सपोज़ कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। आप जो लिखते हो कि वो कंटेंट कैसा हो। तो कंटेंट जो है आपका वो तार्किक हो, युक्तिपूर्ण हो, मतलब इधर उधर फिजूल की बातें नहीं होनी चाहिए। जो पूछ रहा है वही लिखो, और उसके बियॉन्ड इधर उधर बातें घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे जो GS3 में लोग करते हैं, और कभी कभी मजबूरी में भी करते हैं, करना पड़ता है, जब नहीं आता तो क्या करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप लिखते हो, जो भी चीज़ आप लिख रहे हो, उसके लिए आप सहायक कंटेंट आपका होना चाहिए। मतलब आप जो लिख रहे हो उसको आप प्रूफ कर सको। जैसे कि फैक्ट के आधार पे मान लो कि आपने बेरोजगारी के बारे में बताया, क्वेश्चन है बेरोजगारी के बारे में, तो आप बेरोजगारी रेट के बारे में लिखिए। इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, करंट से जुड़ जाएंगे आप अपनी बात को प्रूफ कर रहे हैं। तो बेरोजगारी रेट जो है उसको लिखिए। गरीबी है तो गरीबी के बारे में जो कोई रिपोर्ट है, लकड़वाला समिति या रंगराजन समिति, इससे रिलेटेड लिखिए। दूसरी चीज़ है आपकी रिपोर्ट या इंडेक्स। इसमें भी आप HDI का यूज़ कर सकते हैं, GHI का यूज़ कर सकते हैं। जो प्री में पढ़ा है उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। प्री की चीज़ों को एकदम से भूलना नहीं है, उसे यूज़ करना है। इसका यूज़ मैंने आगे किया है, एक क्वेश्चन भी लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ आपको, कि ताकि मैं ये भी दिखाऊंगा क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन था तो उसके आधार पे मैंने एक सॉल्व भी किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। फिर ये कुछ मेरे नोट्स है, वो भी मैं आपको दिखाई दूंगा बाद में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिपोर्ट है, इंडेक्स है, जैसे कि आप GHI है, हंगर इंडेक्स, वहाँ से अपनी बात को प्रमाणित कर सकते हैं, या इंट्रोडक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आगे यूज़ किया, मैं आपको दिखाऊंगा। कोटेशंस है, कोट्स है, जैसे कि महान व्यक्ति के विचार। इसको आप ज़्यादातर कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एस्से में यूज़ कर सकते हैं और पेपर 4 में यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेपर 4, जैसे राष्ट्रपति कलाम साहब ने क्या कहा था कि युवाओं के लिए नैतिक संदेशों से युक्त एक शपथ का निर्माण किया जाना चाहिए। एक बात और क्या कही थी उन्होंने कि भ्रष्टाचार को कोई भी कानून पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता है, बल्कि केवल 3 सदस्य इसे समाप्त कर सकते हैं, माता, पिता और स्कूल। ये पूरा एथिक्स का ही ये टॉपिक है एथिक्स में। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एथिक्स के पेपर 1 में जो आपका पहला चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। तो जो आप परिवार की बात करेंगे तो आप यहाँ प्रूफ कर सकते हैं। और जब महान नेताओं जो उसमें दे रखा है तो आप कलाम साहब को लिख सकते हैं। जैसे कि शिवाजी हो गए, शिवाजी के माता और शिवाजी के गुरुजी, उनका भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होगी जैसे। और नेक्स्ट आपका जैसे आ जाता है कि भौगोलिक उदाहरण। जैसे कि मान लीजिए रालेगांव सिद्धि जो महाराष्ट्र का एक गांव है, उसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। एंड समिति या आयोग की अनुशंसा। समिति जैसे कि मान लीजिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड IRC इसको बोलते हैं, या आपका नीति आयोग हो गया, या आपका वित्त आयोग या विधि आयोग हो गया, ठीक है। इस तरह की जो रिकमेंडेशन है इसको यूज़ करना है। खास तौर पे ये पेपर 2 में यूज़ होता है गवर्नेंस में, और पेपर 4 के एथिक्स में जो चौथी रिपोर्ट है वो यूज़ होती है।
सेकंड ARC की चौथी रिपोर्ट। इसके अलावा आप और भी यूज़ करते हैं, जैसे राज्य विधि आयोग की रिकमेंडेशन थी कि सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए सॉरी सड़कों के किनारे जितने भी अतिक्रमण करके बनाए गए जो धार्मिक प्रकृति के निर्माण है उसको हटाने की सिफारिश उन्होंने की थी। जैसे देखा होगा कई जगह आपने कि जो घर हैं, सड़क के किनारे उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया धार्मिक प्रकृति से रिलेटेड, तो ये राज्य विधि आयोग की संस्तुति की उसको हटाया जाए। अब ये आप कहाँ यूज़ कर सकते हो इसको? आप स्मार्ट सिटी में यूज़ कर सकते हैं, क्लीन सिटी में यानी कि स्वच्छ भारत में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे विधि आयोग ने एक और सिफारिश की थी जिसके आधार पर यूपी गवर्नमेंट ने जो है अपने 61 पुराने और अनुपयोगी कानून ख़त्म कर दिए थे। लास्ट ईयर की बात है ना। तो ये चीज़ें आपको नंबर जो है ना वो आपको जेनरिक पॉइंट से नहीं मिलेगा, जो आप एग्जाम्पल्स लिखोगे, ये सब बातें करेंगे उसके आधार पे मिलेगा। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर जो है वो आपका पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा है बॉडी पार्ट है, तीसरा है कंक्लूजन। लगभग लोगों को पता ही होता है। अब इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे स्टार्ट करें, या तो करंट से स्टार्ट कर सकते हैं, या परिभाषा या डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी परिप्रेक्ष्य से। मान लो आप किसी सोशल एस्पेक्ट से स्टार्ट कर दे रहे हो, उसे एनवायरमेंटल से, कल्चरल से नहीं आ रहा है, या अच्छी लेखन शैली है, तो आप इन 3 चीज़ों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी क्या है कि जब से जो सिलेबस आया है न्यू, उसमें बहुत ज़्यादा कथा कहानी की ज़रूरत नहीं है। काम की बात लिखो और प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, आगे बढ़ो। बस बहुत जाना ये नहीं लिखा हुआ है कि फलाने का जन्म ऐसे हुआ था फिर ये हुआ, वो उसकी नीड ही नहीं है, ठीक है। बस आपको गागर में सागर भरना है, जितना पूछ रहा है उसको जो है लिखो, और कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा मतलब आपकी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन शब्द कम यूज़ करो, जिसके लिए फ्लो चार्ट का यूज़ किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन है, मैंने कहा कि किसी करंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं दिखा भी दूंगा, जैसे करंट से स्टार्ट है या डेफिनेशन से स्टार्ट है, दोनों चीज़ से मैंने स्टार्ट किया था, मैं दिखा दूंगा अभी आपको। दूसरा जो पार्ट है वो है आपका बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में जैसे कि जैसे कोई तर्क है, उसका एग्जाम्पल दीजिए जो मैंने ऊपर बताया, वो फ्लो में होना चाहिए और उसमें तारतम्यता और वरीयता क्रम होना चाहिए। तारतम्यता मतलब कि कोऑर्डिनेशन, और वरीयता यानी कि उसका एक सीक्वेंस सही होना चाहिए। तारतम्यता भी देखिए ऐसे लिखा जाता है, आधा ता आधा मा, ये हिंदी में पूछता है, ठीक है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो सपोज कोई चक्रवात है, ठीक है। चक्रवात किस में आता है? आपदा में। आपदा से क्या होता है? आर्थिक हानि होती है, जानमाल की हानि होती है, पर्यावरण हानि होती है, या सांस्कृतिक हानि होती है। अब इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? तो इसका प्रबंधन जो है राजनीतिक स्तर पर देखें तो आपदा से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के पश्चात, और अगर अन्य संगठन के थ्रू देखें तो NGO हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, एक्सेट्रा हो गया, ठीक है। इधर लॉ के थ्रू देखें तो NDMA एक्ट है 2005, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और एक आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है, और एक है NDMP यानी कि पॉलिसी है 2016 की। इस तरह से देख रहे हैं, छोटे छोटे को आपको समझना है कि किस तरह से एक सीक्वेंस पे चलना है। आपदा है क्या, तो आप बताओ भैया है क्या, ये क्यों हानिकारक है, तो इससे हानि होती है किस तरह की, आर्थिक, जानमाल की, पर्यावरण की, सामाजिक, ठीक है। प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? प्रबंधन आपदा से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के पश्चात, किस माध्यम से कर सकते हैं, तो एक समझने के लिए एग्जाम्पल है, उसको समझिए। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए, नकारात्मक मत लिखो कि बेरोजगारी है तो कभी खत्म ही नहीं होगी, ये तो इस देश का दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं देना है कंक्लूजन। पॉजिटिव लिखना है, आगे की राह दिखाने वाला लिखना है, सुझाव देना है। सुझाव में क्या कर सकते हैं? सरकारी प्रयास को लिख सकते हैं, जो प्राइवेट चीज़ें हैं उन प्रयासों को भी लिखा जा सकता है। जैसे कई प्राइवेट फर्म है यहाँ के और बाहर के, उनको आप मेंशन कर सकते हो, और करना भी चाहिए क्योंकि उससे अच्छा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोग छोड़ देते हैं। जैसे कि सी फीड्स कार्यक्रम है, करंट से पढ़ा भी होगा अभी। उसके अलावा जैसे अमेज़ॉन या फेसबुक के बहुत सारे डिजिटल लिटरेसी को कार्यक्रम चला रहा है महिलाओं के लिए और जनजातियों के लिए, कि डिजिटल रूप से वो साक्षर हो सकें, और जनजातीय मंत्रालय के साथ मिल करके चला रहा है। तो इन चीज़ों को लिखना चाहिए, ये ज़्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि लोग गवर्नमेंट तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। ये इंटरनेशनल प्रयास भी एक तरह से हो जाता है, और CSR में भी आप यूज़ कर सकते हैं उसे देख करके। किसी आयोग की सिफारिशें कंक्लूजन में आप डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेकंड ARC हो गया, नीति आयोग हो गया, या एपल्बे रिपोर्ट हो गई, या रंगराजन हो गया, जो जहाँ सूट होता है वहाँ आप डाल सकते हैं। प्रसिद्ध निर्णय डाल सकते हैं, जैसे कि ये बॉडी में भी लिख सकते हैं और किसी कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, ठीक है।
और बहुत फेमस फेमस से निर्णय हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका TSR सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि सिविल सेवा बोर्ड की स्थापना की जाए भ्रष्टाचार के लिए, ठीक है। एन विट्ठल कमेटी थी, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन को मूल अधिकार बनाया जाए, मूल अधिकार में शामिल किया जाए। उसी तरह से आपका विशाखा गाइडलाइन थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये आप लिखते हो ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब उसके बाद बात करें जैसे कि प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन ये हो गया कि हमें लिखना क्या है। अभी तक हमने देखा कि कैसे लिखना है, तो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, बॉडी पार्ट कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन जो है वो कोशिश करिए कि फ्लो चार्ट में हो। फ्लो चार्ट कैसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, मान लो एक दूसरे का पूरक हो गया, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, और यहाँ पे एक दूसरे का पूरक हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बात कह दी, यहाँ बात कह दी, या ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, फिर ऐसा चल गया, ऐसा चल गया, ये फ्लो चार्ट हो गया। डायग्राम क्या होता है, तो डायग्राम ये होता है, ठीक है। मैपिंग क्या होती है कि सपोज़ आपने जो है इंडिया का मैप बना दिया, और उसके आधार पे आप, चलो मैं अभी क्या सही बहुत वाहियात बन रहा है तो आपने इंडिया का जैसे मैप बनाया या यूपी का मैप बनाया, आवश्यकता अनुसार जैसे किया वो चीज़ कर लिया। उसके बाद आप जो है कोशिश करिए कि पॉइंट वाइज चीज़ें डालिए, एरो वाइज लिखिए, पैराग्राफ के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो 8 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। पैराग्राफ में सिर्फ इंट्रो में डालिए, कंक्लूजन पैरा में डालिए, बस। बाकी चीज़ें जो है वो उसमें बुलेट पॉइंट हो गया आपका, या एरो वाइज, जैसा जो अच्छा लगता है वो करिए। सब हेडिंग पे जो है बॉक्स बनाइए, बॉक्स का यूज़ करिए सब हेडिंग पे। ख़ास तौर पे जो पूछ रहा है, मान लीजिए पूछ रहा है कि इसके कारण बताओ, इसका समाधान बताओ, तो कारण लिखिए, बॉक्स से रंग उसको बंद करिए और नीचे अपनी बात करिए, कि ताकि वो दिख जाए, वहीं पे दिख जाए कि हाँ आपने वो चीज़ लिखा है। सेकंड चीज़, अब ये चीज़ देखिए क्या है कि जैसे डायग्राम है बहुत सारे मेरे पास, मैं बहुत क्या ही चित्रकारी करता है, लेकिन मैंने आपको ये थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता दिया है। जैसे कि मान लीजिए 2 डायमेंशन डायग्राम है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तरफ किसी की सकारात्मक पक्ष बता सकते हैं, नकारात्मक पक्ष बता सकते हैं, या तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तुलना बेसिकली तराजू जो है तुलना करने के लिए यूज़ हो सकता है। यहाँ पे आप किसी चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट बता सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट बता सकते हैं, दोष या गुण, ठीक है, इस तरह से भी यूज़ हो सकता है। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम था, ये आपका 3 डायमेंशन डायग्राम है, इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। ये 4 डायमेंशन है, इस तरह से यूज़ किया जा सकता है, ये ऐसा हो सकता है। ये 5 या 6 हैं, सिंपल सा आप बादल बना दो, सूरज बना दो और किरणें खिला दो। उसके बाद मल्टी डायमेंशन है, यहाँ पे देखिए जैसे ये है, जैसे चेंज है, ये चेंज बता रहा है। जैसे मान लीजिए 1990 का दशक है, यहाँ से यहाँ इस चीज़ में कितना चेंज आया, और यहाँ से यहाँ इस चीज़ में कितना चेंज आया, इकॉनमी में बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। जैसे यहाँ पे साइकिल है, कोई मान लीजिए गरीबी का दुष्चक्र चलाना हो तो आप इसको चला सकते हैं, बेरोजगारी का हो या एग्रीकल्चर के पिछड़ेपन का हो, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक जाल है, ट्रैप, इसमें भी जैसे गरीबी का दुष्चक्र ये चल सकता है कि यहाँ से शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है, कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। उसके बाद ये है जैसे कि मान लीजिए कि इसको पिरामिड है, तो आप इसको सेंट्रलाइज्ड स्कीम और लोकल स्कीम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे लोकल कोई चीज़ है, जन सहभागिता, अगर जन सहभागिता पे कुछ पूछता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि लोकल है, तो आप ये कह सकते हो कि निर्णय जो है और जो प्लानिंग होती है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है, फीडबैक जाता है। और पहले के संदर्भ में क्या था, ऊपर से नीचे। तो इसको आप और किस में डाल सकते हो, देखो केंद्र राज्य संबंध में डाल सकते हैं, क्योंकि हम इसको नीति आयोग में भी डाल सकते हैं और योजना आयोग में भी। जैसे पहले का योजना आयोग जो था वो ऊपर से नीचे था, नीति आयोग जो है वो नीचे से ऊपर की ओर है ना। तो केंद्र राज्य संबंध में, पंचायती राज में, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से यूज़ हो सकता है। ये आपका भी डायग्राम है, नॉर्मल इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर इस तरह का डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बना दिया, कुछ सामाजिक कारण बता दिए, आर्थिक कारण बता दिए, सांस्कृतिक कारण बता दिए और राजनीतिक कारण बता दिए, उसके नीचे 1-2 पॉइंट कर दिया और कर दिया। देखो जो मार्क्स मिल रहा है ना वो इन्हीं सब पे मिल रहा है। तो इसके पीछे मत पड़ो कि उस तरह से क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे पड़ो कि जो मिल रहा है उस पर कबूल कर लो। जितने टॉपर्स लिखो वैसे ही लिख रहा है, और यही सही तरीका भी, क्योंकि इसमें आप गागर में सागर भर सकते हो। आप अपनी बहुत सी बातों को
कम जगह लेकर के कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज मेकिंग की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट लिखा आगे बढ़े, पॉइंट लिखा आगे बढ़े। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन उठाया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उठाया था कि ताकि अच्छे से समझ में भी आ जाए, ये सभी जानते होंगे। गरीबी और भूख के मूल कारण क्या है, इनको दूर करने के लिए सरकारी नीतियाँ क्या सरकारी नीतियाँ लागू की गई हैं, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए, एक सेकेंड, इसके अंदर ना 2 पार्ट है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। इसका मतलब ये 4 मार्क्स का है और ये 4 मार्क्स का है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, कंक्लूजन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक तो वैसे ही 8 नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर से भी इसमें 4-4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कोशिश करना है कि सिर्फ अच्छे से इन्हीं को लिख दें, और डायग्राम और अगर करंट यूज़ हो सकता है तो उसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि कैसे क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन ये था ना, गरीबी और भूख के मूल कारण क्या है, इनको दूर करने के लिए क्या सरकारी नीतियाँ लागू की गई हैं। तो पहला एक्सपेक्ट 2 तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। पहला एक्सपेक्ट ये है कि वर्तमान में भारत की MPI व GHI रैंकिंग, जैसे कि मल्टी पावर्टी इंडेक्स है ये, ठीक है, गरीबी सूचकांक है, और ये आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। तो वर्तमान में भारत की MPI व GHI रैंकिंग क्रमशः 66 तथा 107 है, जो कि भारत में गरीबी व भुखमरी की भयावह स्थिति को दर्शाता है, ठीक। तो पहले तो हमने ये कह दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे करंट को ले आए हैं। यहाँ पे हमने रिपोर्ट के माध्यम से करंट को ऐड किया है, ठीक है। 4 नंबर का जैसे है तो इतना ही इनफ है। ये मैंने दूसरा चीज़ बताया कि जैसे अगर आपको डेफिनेशन से शुरू करना है, आपको रैंकिंग नहीं ध्यान है, या मान लो 12 नंबर का है, तो आप क्या सिंपल डेफिनेशन दे सकते हो। अब ये फ्लो चार्ट है, देखो, गरीबी एक बॉक्स के अंदर आ गया, उसके नीचे एरो लगाया, क्या लिख दिया, व्यक्ति बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। यार ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, चलो ठीक है, इतना काम बन जाएगा। गरीबी क्या होता है, व्यक्ति बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। भूख क्या है, व्यक्ति पेट की क्षुधा शांत करने में असमर्थ होता है, ठीक है। गरीबी और भूख यही पूछ रहा था, गरीबी हमने बता दिया, भूख बता दिया है, एक ही हो गया। अगर 12 में आता है तो आप इसको दोनों को लिखो, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। 4 मतलब 8 नंबर का है तो आप एक ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पूछ रहा है कि मूल कारण क्या है, तो हम इसके मूल कारण पे आते हैं। तो गरीबी के मूल कारण क्या है, जेनेरिक पॉइंट डाल दिया पहले तो, और उसके बाद आप उसमें कुछ अच्छे पॉइंट डालो, जैसे जनसंख्या विस्फोट हो गया, सीमित संसाधन हो गया, संबंधित संस्थाओं की अक्षमता हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, अशिक्षा हो गया, कृषि की कम उत्पादकता हो गया, संसाधनों का पूर्णतः दोहन न हो पाना, निम्न पूंजी निर्माण, सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव, आधारभूत संरचना का अभाव, मांग का अभाव, ठीक है। और उसके बाद एक कारण हो गया आपका गरीबी चक्र। अब देखिए कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट, 12 पॉइंट लग गया। अगर आप इसको पैराग्राफ पे लिखते या ऐसे ऐसे लिखते तो कितना चला जाता, शायद 1.5 पेज इसी में चले जाते 12 पॉइंट में। तो आपको बस इतना लिखना है, एक हेडिंग सी डालनी है, मतलब जो हेडिंग होती है ना, उसी हेडिंग को लिखना है विदाउट लैंग्वेज वीकिंग। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉइंट पॉइंट डाला और आगे बढ़ते चले गए। तो ये काम करना है आपको। गरीबी का दुष्चक्र है, इसका एक मैप बना देना, ये अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए जो भी अगर आप मैप पहले से तैयार करते हैं तो कोशिश करिए कि उसको तो यूज़ करना ही करना है, तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार रखिए। ये बहुत अच्छा मैप है, इसको यूज़ करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, देखिए हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया इसको, 8 नंबर का है, 4 नंबर का हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। हमारे पास 120 ही शब्द था और उसमें हमें लिखना था। दूसरा पार्ट क्या है कि इसको दूर करने के लिए क्या सरकारी नीतियाँ लागू की गई हैं। नीतियाँ देखिए पॉलिसी है, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो कोशिश करिएगा इंग्लिश में पढ़िएगा। देखिए यहाँ स्कीम ले रखा है, स्कीम मतलब योजना, ठीक है। इसी तरह से एक बार क्वेश्चन सत्यनिष्ठा और ईमानदारी पे आ गया था, तो इंग्लिश में इंटीग्रिटी, वहाँ पे ऑनेस्टी दे गया था, तो काफ़ी उसका भी नुकसान होता ही है। तो इंग्लिश का जरूर ध्यान दे दीजिए, जैसे इस बार प्री में भी काफ़ी क्वेश्चन वैसे आए थे। अब देखिए सरकारी प्रयास क्या है, तो सरकारी प्रयास को हम देखते हैं क्या। पहला हमने जैसे डाला, और जहाँ भी लगे अंडरलाइन करना वहाँ कर दिए, जहाँ हम इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं। जैसे पहला,
नीति आयोग विज़न डॉक्यूमेंट 2032। इसमें क्या कहा गया था? गरीबों की गणना की जाए, गरीबी उन्मूलन योजना चलाई जाए, योजना का निरीक्षण किया जाए। दूसरा चीज़ है आपका PMJDY, ठीक है, शॉर्ट में आप लिख सकते हो। इसमें क्या है? वंचित लोगों को वित्तीय सेवा, बचत खाता, ऋण, पेंशन इत्यादि की व्यवस्था करना। तीसरा है किसान विकास पत्र, निश्चित अवधि के पश्चात धन दोगुना। फिर ये आपका दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना हो गया। इसमें क्या हो गया? निरंतर बिजली आपूर्ति, मनरेगा हो गया। अब देखो, लग रहा है ना कि ऐसे लिखो तो बड़ा टाइम जा रहा है, और हमारे पास पॉइंट है, हमें आते हैं, तो हम क्या करें? तो आप फिर ये मैंने जानबूझ के किया ताकि आप समझो कि डायग्राम का यूज़ क्या है। आपने सिंपल यहाँ पे ये एक बनाया बॉक्स, थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइप का जैसे ही बनाया, और पेन जो है जो अंडरलाइन करना है सेम पेन से करना है, कोई अलग पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम पेन से ही करिएगा। ब्लू से यूज़ करें तो ब्लू ही करिएगा, जब तक बहुत परफेक्ट ना हो कि उसमें टाइम वेस्ट ना हो। इसमें क्या हमने लिख दिया? प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसमें कौशल विकास की बात की गई है। तीसरा क्या है? स्किल इंडिया प्रोग्राम। फिर है सशर्त नकद हस्तांतरण, इसको CCT कहते हैं। फिर आपका हो गया महिला भागीदारी हेतु प्रयास, जैसे कि मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश का मिशन शक्ति है महिलाओं के लिए खास तौर पे। फिर आपका आत्मनिर्भर भारत योजना हो गया, कोरोना के टाइम पे जैसे यूज़ हुआ था। फिर आपका NREP, NMBS, RLEGP, और आपका कृषि से अतिरिक्त रोजगार के प्रयास किए जाने चाहिए। और स्टैंड अप इंडिया हो गया, जिसमें कि SC ST और महिलाओं को जो है स्पेशल एक रिजर्वेशन मिला है। तो ओवरऑल क्या है ना कि आपको जब इस तरह से लिखोगे ना तो आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या, अब जो कह रहे थे वो है कि नहीं। ये रिपोर्ट है ना, तो ये क्या दिखा दिया? ये करंट बता दिया। करंट में क्या बताता है कि आपने रिपोर्ट यूज़ कर लिया है, ठीक है। ये आपका फ्लो चार्ट हो गया। फ्लो चार्ट सारी आपका ये डिफिनेशन हो जाएगा, ये आपका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया। एक हमने मॉडल बना दिया, एक हमने मॉडल भी यूज़ कर लिया। जो हमने सरकारी प्रयास की बात लिखी, तो हमने सरकारी प्रयास को तो लिखा ही लिखा, उसको भी हमने एक बॉक्स के अंदर करके कई बातें लिख दी। अब पॉइंट गिनेंगे तो अच्छे खासे पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये तो मान लीजिए 4 नंबर का था, इसलिए इस पे ऐसा दिखा। जब अगला क्वेश्चन मैं एथिक्स पे दिखाऊंगा या गवर्नेंस पे या किसी पे टॉपिक पे दिखाऊंगा, तो आपको और चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी, जिसमें और चीज़ देखो, जब भी प्रैक्टिस करो ना, मैं बता रहा हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करना किस बात पे। जेनरिक पॉइंट आप सब लिख लोगे, अशिक्षा, जागरूकता, ठीक है, संसाधनों की कमी, सामाजिक कारण, पर्यावरण कारण, वो सारा कारण लोग जानते हैं। जो मेंस दे रहा है वो हो जाता है उतना योग्य। आपको करना क्या है ना कि जब भी आप लिखो मेंस का, तो उसमें कुछ चीज़ें जब भी चेक करो, तो उसमें बस आपका ये होना चाहिए कि फ्लो चार्ट यूज़ करो, ठीक है। किसी समिति की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, इसका जरूर ध्यान दीजिए। रिपोर्ट होना चाहिए या इंडेक्स, मतलब हर चीज़ हर जगह नहीं यूज़ हो सकती है, लेकिन कोशिश करिए कि इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें आनी चाहिए। करंट डाटा लिखिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप यूज़ करोगे तो मार्क्स आपको ऐसे ही मिलेगा। उसके बाद किसी के थॉट्स हो जाते हैं, अगर आप डाल सकते हैं तो उसको डाल दीजिए। किसी महान व्यक्ति के विचार हो गए, आवश्यकता अनुसार जहाँ पढ़े वहाँ पे। जैसे ये एथिक्स पढ़ेगा, क्योंकि 8 नंबर और 12 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो आप हर जगह ये डाल नहीं सकते हो। ऐसे में आप डाल सकते हैं उसको, ठीक है। तो जहाँ यूज़ हो वहाँ यूज़ हो सकता है इसका। खैर अभी मैं बता देता हूँ कि अगर आपको मेंस की प्रैक्टिस, हाँ ये देख लीजिए क्या है। जैसे मेरा जब था नोट्स का, ठीक है, कुछ टाइम पहले जैसे मैंने बनाया था। देखिए जैसे ये सोसाइटी का है, तो सोसाइटी में जैसे है ना गरीबी और विकासात्मक विषय, यही है ना। एक पेज का नोट्स है और जितने क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट यहीं से आएंगे। गरीबी आपने डेफिनेशन बता दिया। गरीबी प्रकार देखिए 2 ही तरह की होती है, सापेक्ष और निरपेक्ष, जो प्री में पूछा गया था, शायद उन्होंने 3 को माना है। फिर है गरीबी स्तर का आकलन, ये UPSC में पूछा गया था, किस तरह से आकलन किया जाता है। फिर आपका हो गया गरीबी आकलन करने में चुनौतियाँ, गरीबी का आकलन करने में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, ठीक है। फिर है गरीबी के कारण, यहीं से मैंने पॉइंट उठाए थे जो आपको भी समझाने के लिए लिखा था। फिर देखिए ये ऐसी चीज़ थी, इंग्लिश में ये चीज़ बेहतर मिलती है, तो इंग्लिश में याद करने की कोशिश करिए, बाद में भले कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए लो इनकम, लो सेविंग, लो कैपिटल, लो प्रोडक्टिविटी, ऐसे याद भी जल्दी हो जाता है। क्या है ये? पॉवर्टी साइकिल है, गरीबी चक्र है, ठीक है।
भारत में गरीबी का प्रभाव क्या है, एक पेज का है, आगे पीछे हो गया, बात खत्म हो गई। चलिए अब हम वो चीज़ बताते हैं जो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मेंस टेस्ट सीरीज़ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और क्या है। ठीक है, तो यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए 3 तरह की चीज़ें मैं करा रहा हूँ, और पहली चीज़ जो है ना वो है सामान्य हिंदी। डेढ़ 150 मार्क्स का आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और आम तौर पे इसमें 80% लोग के, जैसे मैंने बताया कि 80% लोग के ना इसमें जो है आपके 75 से 85 मार्क्स आते हैं, काफ़ी पीछे तो यहीं हो जाते हैं। खैर लास्ट टाइम मेरे 104 मार्क्स आए थे, और नॉर्मल सी कुछ चीज़ें करने पे ही आ गए थे। कुछ चीज़ें रटनी होती हैं, अच्छे से रटो, हो जाएगा। कुछ चीज़ें समझ के करनी होती है, ठीक है। जैसे कि उसका अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, तो उसका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल मैं बाद में प्रोवाइड कराऊँगा। जैसे मुहावरे उन लोग 30 नंबर का आता है, उपसर्ग व प्रत्यय 10 नंबर का आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है वो आता है 10 नंबर का आई थिंक, और 60 नंबर का आता है एक बार, 30 नंबर का भावार्थ आता है, फिर 30 नंबर के संक्षेपण वाला क्वेश्चन आता है जिसमें रेखांकित लाइन की व्याख्या करनी होती है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 20 नंबर का लेटर आता है जिसमें 6 टाइप के लेटर होते हैं। तो परफेक्ट नंबर आपका ये है कि 60 नंबर अगर वो हो गया ना, गद्यांश और वो संक्षेपण वाला, तो इधर 90 मार्क्स होते हैं। अब आप यहाँ से कोशिश करो कि आपके यहाँ पे कम से कम 60 आ जाए, 60 से 65, ठीक है। रटने वाली चीज़ है एकदम ये। थोड़ा उपसर्ग और प्रत्यय समझ सकते हैं हम, थोड़ा समझा देंगे आपको कैसे करना है। उपसर्ग प्रत्यय समझा देंगे, वो समझ जाओगे, वो हो जाएगा, सिंपल है। उसमें 10 में से 10 मिल जाएंगे आपको। विलोम में ऐसे आपको बहुत आराम से 10 में से 9 मिल जाएगा। मुहावरे जो आपको दे दूंगा मैं, उसमें आपको 10 में से 8 मिल जाएगा। और यहाँ कोशिश करो कि 60 में से 40 आ जाए, या 35 से 40 आ जाए, ठीक है। यहाँ 65 आता है, ये 35 आता है, तो भी आपका 100 हो जाएगा, या इधर से ज़्यादा बढ़ता है, इधर ऐसा होता है तो 100 हो जाएगा। ये कोशिश करो, ये आपको बाद में इंटरव्यू के हेडेक नहीं डालेगा। अगर पहले से यहाँ पे सारी चीज़ें रहेंगी ना, तो ना ही ये सिलेक्शन करने में, इवन ये रैंक ही बहुत अच्छी दिलाता है। ख़ास तौर पे इंग्लिश मीडियम वालों को इसमें दिक्कत होती है, और कई सारे सिलेक्शन जो हुए हैं तो उनका बॉटनी और केमिस्ट्री और उसकी वजह से तो हो गया है, बट हिंदी में उनके नंबर देखेंगे तो यही नंबर रहते हैं। कभी 78 हैं, किसी के 92 हैं, किसी के जो है 82, 84 2 हैं, ऐसे ही मार्क्स हैं उनके। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ सबके ख़राब हैं, बहुत से लोग के बहुत अच्छे भी हैं जिन्होंने मेहनत की उस विषय को लेकर के, उनके अच्छे भी हैं। तो समान हिंदी के लिए मेरे 3 प्रोग्राम चलेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। पहला चलेगा जैसे कि जनरल हिंदी का, सामान्य हिंदी का, ये इंग्लिश मीडियम के लिए ख़ास तौर पर है। तो ये आपको रहेगा, इसमें 100 रुपीज़ का ये होगा। इसमें आपको मैं सारे मटेरियल उपलब्ध करा दूंगा। सारे मटेरियल का मतलब ये है कि उपसर्ग प्रत्यय कैसे करना है, वो विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं